हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे 4 अंकों वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 अंकों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो ये है कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण लिखना है। कई सारे इंपॉर्टेंट रीजन हैं जिनके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि इसे हम आसानी से उगा सकते हैं, किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं होती है इसको उगाने में। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि जो मटर का पौधा होता है ये शाकीय होता है यानी हर्ब होता है, साथ ही साथ एक वर्षीय प्लांट होता है यानी कि इसे हम वर्ष भर में 2 बार उगा सकते हैं, यानी कि जो भी प्रयोग हम करेंगे उसके परिणाम हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि मटर के पौधे में स्पष्ट रूप से आपको विपरीत या विरोधी लक्षण देखने को मिलते हैं, जिस कारण से हम आसानी से अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। इसके अलावा मटर के पौधे में हम संकरण से प्राप्त होने वाली जो भी संतानें होती है ये जननक्षम होती है, अर्थात जनन करने में सक्षम होती हैं। तथा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि मटर का जो पौधा होता है ये बाइसेक्सुअली यानी कि द्विलिंगी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट रीजन याद रखना है कि मटर के पौधे में अनेक शुद्ध प्रजनन किस्में मिलती है, जिस कारण से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन हैं जिनके कारण ही मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, इसको आपको तैयार कर लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि अनुवांशिक कोड क्या होता है। अनुवांशिक कोड के प्रमुख लक्षण आपको तैयार करना है। स्पेशली अनुवांशिक कोड के हम प्रमुख लक्षण देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट अनुवांशिक कोड का प्रमुख लक्षण क्या है? ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब होता है कि प्रत्येक अनुवांशिक कोड जो होता है वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना एक समूह होता है तथा प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए क्षार समूह का बना एक कोड आवश्यक होता है। यानी 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक समूह बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अनुवांशिक कोड। और ये कोडान क्या करते हैं कि किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिपलेट कोड का मतलब क्या है कि अनुवांशिक कोड एक ट्रिपलेट कोड होता है, 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है। तो पहला तो आपको प्रमुख लक्षण तैयार कर लेना है, ट्रिपलेट कोड। चलिए अगला नंबर क्या है? प्रारंभिक सिग्नल। प्रारंभिक सिग्नल का मतलब है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अगर निर्माण हो रहा है तो प्रारंभ में एमआरएनए पर पाए जाने वाले जो भी कोडान होते हैं, जैसे एयूजी तथा जीयूजी कोडान होते हैं, ये क्रमशः मेथियोनिन तथा वायलिन एमिनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि श्रृंखला निर्माण के लिए कुछ ऐसे सिग्नल चाहिए जो कि श्रृंखला को स्टार्ट कर दें। तो आपको याद रखना है कि एयूजी और जीयूजी प्रारंभिक सिग्नल को स्टार्ट करने वाले कोडान होते हैं। स्पेशली एयूजी प्रारंभिक या समारंभन कोडान कहलाता है जो कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और एयूजी मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है, जबकि जीयूजी वायलिन नामक एमिनो एसिड को कोड करने का काम करता है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है? रुकावट सिग्नल। अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण तो हुआ है लेकिन कुछ कोडान ऐसे होते हैं जो कि श्रृंखला के निर्माण को रोक देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रुकावट सिग्नल, या हम उन्हें समापन कोडान बोलते हैं, या हम टर्मिनेटिंग कोडान बोलते हैं। उसमें से 3 इंपॉर्टेंट आपको टर्मिनेटिंग या रुकावट सिग्नल आपको याद रखना है। 3 समापन कोडान होते हैं जिसमें पहला यूएए, दूसरा यूजीए, तीसरा यूएजी। ये तीनों किसी भी श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं, अर्थात श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया को रोक देते हैं, इसलिए इन्हें हम समापन कोडान कहते हैं। तो ये आपको तीसरा प्रमुख कारण याद रखना है अनुवांशिक कोड का। फिर चौथा ही इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, दूसरे को नहीं। एक कोडान जो एक कोडान है 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना जो एक कोडान होता है, ये एक कोडान केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, ना कि कई सारी अमीनो एसिड को। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारगाफ का नियम। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारगाफ का नियम क्या है? तो देखिए चारगाफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि डीएनए में जो चीजें उपस्थित होती है, जैसे शर्करा हो गई, फास्फोरिक अम्ल हो गया, इसके अलावा प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि डीएनए में उपस्थित जो शर्करा थी, फास्फोरिक अम्ल था, इसके अलावा जो प्यूरिन और पिरिमिडिन थे, इनकी मात्राओं को लिया और उसका तुलनात्मक अध्ययन किया तथा अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किया उसके आधार पर उन्होंने कुछ तथ्य प्रतिपादित किया और उसे ही हम चारगाफ का नियम कहते हैं। और इस नियम के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिन बिंदुओं को आपको तैयार करना है। पहला इंपॉर्टेंट बिंदु देखिए क्या है
चार का आपने बताया कि डीएनए अणुओं में जो उपस्थित प्यूरिन की मात्रा होती है वो पिरिमिडीन अणुओं की संख्या के हमेशा समान होती है। मतलब किसी भी डीएनए अणु में जितनी प्यूरिन की मात्रा होती है उतनी ही पिरिमिडीन अणुओं की मात्रा होती है, यानी प्यूरिन की संख्या पिरिमिडीन की संख्या से बराबर होती है। यानी एडेनिन और ग्वानिन की जितनी संख्या होगी उतनी ही संख्या साइटोसिन और थाइमिन की होगी। तो पहला चार गाप का नियम क्या है कि डीएनए अणु में जो उपस्थित प्यूरिन और पिरिमिडीन के अणुओं की संख्या ये क्या होती है, हमेशा समान होती है। दूसरा क्या है, देखिए चार गाप का नियम। चार गाप ने बताया कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की मात्रा भी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी डीएनए अणु में जब आप देखेंगे तो जितनी शर्करा होगी, मतलब जितनी डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी उतनी ही फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की संख्या होगी, यानी इक्वल होती है एकदम से। शर्करा की संख्या और फास्फोरिक अम्ल की संख्या भी बराबर होती है किसी भी डीएनए अणु के अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या बताई कि एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है वो तो थाइमिन के बराबर होती है, और जो साइटोसिन की मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, ग्वानिन के बराबर होती है। यानी एडेनिन की मोलर मात्रा किसके बराबर, थाइमिन के बराबर, और साइटोसिन की मोलर मात्रा किसके बराबर होती है, ग्वानिन के बराबर होती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जीनोम या जीनोमिक्स क्या होता है, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, ये आपको तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीनोम या जीनोमिक्स है क्या। तो देखिए कोई भी पर्टिकुलर जीवधारी हैं, उन जीवधारियों में उपस्थित जो समस्त जीन है, मतलब कोई जीव है उस जीव के अंदर उपस्थित जो भी जीन है उन समस्त जीनों का समूह या आनुवांशिक पदार्थों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं जीनोम। तो जीनोम का सीधे से मतलब होता है जीनों का समूह या आनुवांशिक पदार्थों का समूह, तो इसे ही हम कहते हैं जीनोम। तो जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों या आनुवांशिक पदार्थों को हम जीनोम कहते हैं। प्रत्येक जीनोम में आपको याद रखना है कि जीवधारी के शरीर को बनाने तथा उनकी अनेक क्रियाओं को संचालन करने संबंधी जीन पाए जाते हैं। मतलब जितने भी जीनोम हैं उन जीनोम में अनेक ऐसे जीवधारियों के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही, मतलब जीवधारियों के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उन एक्टिविटी का संचालन करने के लिए या उन जीवों के शरीर को बनाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जीन है वो जीनोम में पाए जाते हैं। तो जीनोम का मतलब होता है जीनों का समूह, और प्रत्येक जीनोम में क्या होता है कि जीवधारियों के शरीर को निर्माण करने तथा उनकी क्रियाओं का संचालन करने आदि संबंधी जीन जो होते हैं ये पाए जाते हैं। और जीनोम की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोमिक्स। यानी जब हम जीनोम की संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक्स कहते हैं। फिर जीनोम अथवा जीनोमिक्स के आपको अनुप्रयोग देखना है। पहला अनुप्रयोग देखिए क्या है, पहला अनुप्रयोग तो यह है कि इसके द्वारा हम मानव अनुवंशिकी को समझने में मदद मिलती है। जो ह्यूमन जेनेटिक्स है इसको समझने में आसानी होती है अगर जीनोम का हम अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर क्या कहता है कि इसकी सहायता से हम वंशागत बीमारियों से बचने में सहायता मिलती है। मतलब कोई भी वंशागत बीमारी होती है अगर, तो उनसे बचने में भी मदद मिलती है जीनोम या जीनोमिक्स का अध्ययन और उसके कार्यों का संबंधित अध्ययन करने के पश्चात। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट इसका अनुप्रयोग क्या है कि इसकी सहायता से हम आनुवांशिक विकृति का भी उपचार कर सकते हैं। पहले ही हम इसके माध्यम से आनुवांशिक विकृति का पता लगा लेंगे और उसका उपचार करने में भी सहायता मिलती है। इसके अलावा चौथा अनुप्रयोग क्या है कि इसके अध्ययन से जो भी ट्रांसजेनिक जीव होते हैं उनको पैदा करने में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो जीनोम या जीनोमिक्स क्या है, इसके जो भी अनुप्रयोग हैं वो आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP यानी मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, यह क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपने देखा था कि जीनोम अथवा जीनोमिक्स, और उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मानव जीनोम परियोजना की, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्पेशली यह एक प्रकार की परियोजना है जिसमें किसी भी मानव के अंदर उपस्थित जो जीनोम है उनके संगठन, उनके संरचना तथा उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ऐसी परियोजना है मानव जीनोम परियोजना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मानव के जीनोम की परियोजना है। तो इस परियोजना के अंतर्गत मानव के जो भी जीनोम हैं, मतलब मानव के अंदर जो भी जीन उपस्थित हैं उनके संगठन का अध्ययन करना, उनकी संरचना का अध्ययन करना और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत। और यह एक अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजना है, ना केवल राष्ट्रीय शोध परियोजना बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की शोध परियोजना है। यह परियोजना स्पेशली 1 अक्टूबर 1990 को प्रारंभ हो गई थी तथा 26 जून 2000 तक में यह परियोजना पूर्ण हो गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मानव जीनोम परियोजना के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला
पहला उद्देश्य क्या है कि मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से हम विस्तृत जेनेटिक लिंकेज मैप तैयार कर सकते हैं। मतलब मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से हम जीनों का एक मैप तैयार कर सकते हैं, लिंकेज का एक मैप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि मानव जीनोम में जो भी न्यूक्लियोटाइडों का पूर्ण क्रम होता है उसका हम निर्धारण कर सकते हैं। किसके माध्यम से? मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि जीनोमिक डीएनए की क्लोनिंग करके मानव का भौतिक मैप तैयार करना। मतलब अगला पॉइंट, अगला इंपॉर्टेंट क्या है, मानव जीनोम परियोजना का अगला उद्देश्य क्या है कि जीनोमिक डीएनए अगर कोई है उसकी क्लोनिंग भी करके हम मानव जीनोम का भौतिक मैप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनए क्लोनिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी अनेक आनुवांशिक तकनीकों को हम विकसित एवं उन्नत कर सकते हैं। किसके माध्यम से? मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से। तो इस प्रकार से यहां पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको 4 अंकों वाले कराए हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।